सभी व्यूअर्स का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डिप में स्वागत है। आज हम लोग पॉलिटी के नए अध्याय जिसमें पिछड़े वर्गों के संबंध में जो विशेष प्रावधान संसद में दिया गया, राज्य की विधान परिषद में दिया गया, उन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। किस तरह से संसद में आप देखेंगे तो लोकसभा में, राज्यसभा में, यानी उन सभी पे चर्चा करेंगे कि क्या आखिर प्रावधान है। उसके अलावा और भी रिजर्वेशन जो दिया गया है सामाजिक तथा शैक्षणिक क्षेत्र में, उन सभी पे भी हम लोग चर्चा करेंगे और समझेंगे जो आज तक हम लोग समझ नहीं पाए थे। तो आइए, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एग्जाम में भी प्रश्न देखने को मिल जाता है। तो पहला प्रश्न है, हम लोग देखेंगे संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया है। ऑप्शन में कह रहा है कि ये सभी जो कुछ ऑप्शंस दिए गए उसमें से किन वर्गों का संबंध विशेष प्रावधान संविधान में किया गया। पहला है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, दूसरा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, तीसरा है आंग्ल भारतीय समुदाय और ऑप्शन नंबर 4 में उपयुक्त सभी। तो पूछा गया संविधान में किन वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान किया गया। तो ये जो चारों हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए में है अल्पसंख्यक एवं पिछड़े वर्ग, इसका भी संविधान में वर्णन किया गया। हाँ, परिभाषित नहीं किया गया, वो अलग बात है, लेकिन संविधान में इसके बारे में कहा गया। अल्पसंख्यक का अर्थ ही होता है कम जनसंख्या वाले, इसका अर्थ ही होता है अल्पसंख्यक, जिसको हमको माइनॉरिटी कहते हैं। मुख्यतः ये जो होता है कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात निकाला जाता है। तो ये कम जनसंख्या वाले होते हैं, जिसको माइनॉरिटी इंग्लिश में कहते हैं। और दूसरा है पिछड़े वर्ग, जो पिछड़े वर्ग हैं इसकी भी चर्चा संविधान में की गई। हाँ, इसका परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन हम लोग देखेंगे कि जो पिछड़े वर्ग मुख्यतः कौन होते हैं। देखिए, पिछड़े वर्ग अगर आप समझ सकते हैं साधारण भाषा में, जिसका राज्य उस मापदंड को लेकर चलता है, तो संविधान में तो इससे परिभाषित नहीं किया गया है। किंतु समाज के उन वर्गों को पिछड़ा वर्ग कहा जाता है जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से कमजोर हैं। इसके लिए संविधान में इसके लिए क्या किया गया, विशेष प्रावधान का उल्लेख किया गया। आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार है, उसमें भी आप 15 के 2 में देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि राज्य क्या कर सकता है, जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनके लिए विशेष प्रावधान करेगा। और यह जब प्रावधान करेगा तो अनुच्छेद जो 29 का 2 है वह उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा, क्योंकि 29 के 2 में कह रहा है कि जो राज्य द्वारा वित्तपोषित शैक्षणिक संस्थान है वहाँ पर धर्म, जाति, वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर मान लेते हैं जो 15 का 2 कह रहा है, इसके तहत वो क्या किया, छूट दिया कुछ। अब वहाँ पे जाएगा तो छूट देगा। मान लेते किसी को रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन करने मिलने के बाद उसको क्या हो गया, वहाँ एडमिशन हो गया, और जो जनरल है वहाँ नहीं मिला। तो इस तरह से वहाँ पर भेदभाव, इसका चैलेंज तो कर सकता है ना कोई, तो ये वहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया, अनुच्छेद 29 का 2 उल्लंघन नहीं होगा। तो इस तरह से पिछड़े वर्ग के बारे में भी बात किया गया है। उसके बाद तीसरा है अनुसूचित जाति और जनजाति। अगर अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें तो इसके भी आरक्षण की बात की गई है, यानी इसका विशेष प्रावधान किया गया। अगर आप लोकसभा में देखेंगे तो अनुच्छेद 330 में क्या किया गया है, अनुसूचित जाति और जनजाति का लोकसभा में भी आरक्षण की बात की गई। पिछड़ा वर्ग का नहीं है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति का है, जिसमें देखेंगे जाति का 74 और जनजाति का 47 सीट का आरक्षण का प्रावधान किया गया। और सामाजिक और शैक्षणिक राज्य भी इसको क्या कर सकता है, जॉब में हो गया, नौकरियां में हो गया, वहाँ आरक्षण दे सकता है। तो इस तरह से इसका भी उल्लेख है। और तीसरा है ऑप्शन में आंग्ल भारतीय समुदाय। आंग्ल मतलब वो अंग्रेज जो भारतीय हैं, या तो उनका विवाह भारतीय से कर लिए हो या फिर व्यवसाय या किसी पदाधिकारी के पद पर, तो वो अंग्रेज जो भारतीय हैं, तो इन सभी का, जैसे हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 330 के बाद अनुच्छेद 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का आरक्षण, इसमें 2 सभा मनोनीत कर सकता है अगर चुनकर नहीं आता है तो। उसी तरह से 333 में देखेंगे तो राज्य की विधानसभा में भी आंग्ल भारतीय समुदाय का। तो इस तरह से उपयुक्त जो चारों ऑप्शन है उन सभी का संविधान में क्या किया गया, विशेष प्रावधान किया गया। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से क्या है, अनुच्छेद 338 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति को कहा गया है कि क्या कर सकता है राष्ट्रपति, जो कर सकते हैं वह मतलब जो जाति हैं, जनजाति हैं, उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हेतु वह उपाय एवं निरीक्षण कर सकेगा, यानी उसके तहत वो अधिकारियों के, उसके अधिकारी को नियुक्ति कर सकेगा। जिसमें हम लोग देखेंगे कि 65वां संविधान संशोधन के तहत क्या होगा, अनुसूचित बहुउद्देशीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन होगा। उसके बाद 89वां 89 2003 संविधान संशोधन में उसको पृथक कर दिया जाता है। अनुसूचित जाति आयोग का एक अलग किया जाता है और अनुसूचित जनजाति आयोग का एक अलग गठन किया जाता है। तो इस तरह से हम लोग आगे बारीकी से इसकी चर्चा करेंगे। तो इस तरह से क्या है, संविधान में इन सभी का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका पर्याप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हम लोग देखते हैं करा भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी हम लोग चर्चा किए थे ऊपर कि करा भारतीय संविधान में
संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है? तो वह है भारत का जो भाग है, संविधान है उसमें भारत का, उसमें भाग बहुत सारे भाग हैं। भाग 1 में तो भारत राज्यों का संघ, उसके बारे में कहा गया। 2 में नागरिकता संबंधी है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक बात किया गया, यानी नागरिकता, जिसमें हम लोग देखे थे 5 में किस तरह से जो 1947 से पहले जो भारत में है वो भारत का नागरिकता मान जाएगा। फिर भारत के आज़ाद होने के बाद जो माइग्रेशन लेकर पाकिस्तान से भारत आ गया उसको मिलेगा, क्योंकि एक माइग्रेशन रिपोर्ट जारी किया गया था शायद 1949 में, 14 अगस्त 1949 को। तो उसके बाद फिर जो भारतीय हैं जो पाकिस्तान चला जाएगा, तो वो सभी नागरिकता से रिलेटेड उसमें प्रावधान किया गया। फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जिसके माता पिता नाना नानी हैं उन सभी का कोई एक क्या है वो भारतीय हो, तो उन सभी, तो वो सभी नागरिकता से प्रावधान है अनुच्छेद 5 से 11 में भाग 2 में। अनुच्छेद भाग 3 में है क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है, यानी कहने का मतलब भाग 3 में क्या मूल अधिकार है, जिसमें आप देखेंगे कि 12 से लेकर 32 तक है, 12 से लेकर 32 तक, जिसमें क्या किया गया, मूल अधिकार, जो भारत का मूल अधिकार है, जो आप किसके विरुद्ध क्या कर सकते हैं, आप रिट दायर कर सकते हैं, है ना, तो वह मूल अधिकार है। और भाग 4 में क्या है कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व, यानी राज्य अपनी समर्थता के अनुसार, जब राज्य सरकार अपना समर्थ हो जाएगा तो वह क्या कर सकता है, वह धीरे धीरे उन नियमों को लागू कर सकता है जो उसके परिपेक्ष में। 5 में क्या, संघ से रिलेटेड है, तो यही ऑप्शन नंबर जो बी है भाग 3 में है कि किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान है, तो वही भाग 3 में कहा गया। अब भाग 3 का कौन सा, तो आप देखेंगे कि 29 का 2, जो 29 अनुच्छेद 29 का 2 तो रहने दीजिए, 29-30 में पढ़ते हैं। 29-30 में स्पष्ट रूप से कहा गया है, क्या कहा गया है कि शिक्षण एवं संस्था, जो भी शिक्षण एवं संस्थाओं हैं उसमें क्या किया जाएगा, यानी संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी का अधिकार दिया जाएगा। इसमें 29 में कहा गया है कि भारत के नागरिकों के किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति के संरक्षण करने का अधिकार है। तो वही 29 के 1 में, और वही 29 का 2 तो अभी हम लोग देखें कि राज्य द्वारा वित्त पोषित कोई भी शिक्षण संस्थान है वहाँ पे क्या किया जाएगा, धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो वही कारण अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान 29 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भारत में नागरिक कि किन्हीं वर्गों को अपनी, जो भी वर्ग हैं, चाहे अल्पसंख्यक हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, यानी कि किन्हीं वर्गों को अपनी भाषा, जो भाषा है उनका, जो लिपि है और जो संस्कृति है, उन सभी का संरक्षण का अधिकार है। तो भाग 2 में, भाग 3 में सॉरी, तो ध्यान में रखिएगा अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान क्या किया गया, भाग 3 में कहा गया है। भाग 3 में जो क्या है, जिसमें मौलिक अधिकार का उल्लेख है, और स्पष्टता जो इसकी मतलब इसका जो दिखता है झलक, वो आप 29 में देख सकते हैं। हालांकि 29-30 में संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार की बात किया गया, तो वही 29 में कहा गया है कि भारत के नागरिकों के वर्ग, सभी वर्गों को क्या कर सकता है, अपनी लिपि, अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को संरक्षण करने का अधिकार है। तो विशेष प्रावधान। नेक्स्ट देखिए 3 में कह रहा है, निम्नलिखित कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य, इनका निर्धारण करने का अधिकार किसको है, कह रहा कौन व्यक्ति है जिसको अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य का निर्धारण करने का अधिकार है, तो वह है राष्ट्रपति को। आप देखेंगे कि 2 अनुच्छेद, एक अनुच्छेद 338 और एक अनुच्छेद 341, क्योंकि दोनों वही कहा गया। तो 338 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को क्या है, अनुसूचित जाति, जनजाति, ये सभी जो हैं उनको अधिकारों का रक्षा करने का उपाय की बात की गई, कि यानी उनको रक्षा करने के लिए वह क्या कर सकता है, उपायों के निरीक्षण हेतु विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से सबसे पहले जो होता है ये इसका अनुसूचित जाति जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। वह 1978 में कैबिनेट के प्रस्ताव पर, जो गैर संवैधानिक होता है, लेकिन 65वां संविधान संशोधन जो कब होता है, 1990 में होता है, जिसमें क्या किया जाता है, बहुउद्देशीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किया जाता है। फिर आप 89 में यानी 2003 में जब संशोधन होता है, तो अनुसूचित जाति आयोग और अनुसूचित जनजाति आयोग दोनों को पृथक कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या है, वो तो कहा गया राष्ट्रपति को 338 के तहत कि संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति जनजाति के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की बात की गई, यानी उसकी रक्षा का अधिकार क्या है, उसको राष्ट्रपति को दिया गया। अनुच्छेद 341 में यह कहा गया है कि जो भी अनुसूचित जाति जनजाति है उसके निर्धारण करने का अधिकार है वह राष्ट्रपति को दिया गया। और साथ में यह भी कहा गया, इससे संबंधित राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श किया जा सकता है। तो ध्यान में रखिएगा, अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति के द्वारा क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति का निर्धारण करने
निर्धारण किया जाता था उससे संबंधित क्या कर सकता है, राज्यों के राज्यपाल से भी परामर्श ले सकता, तो राष्ट्रपति हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 4 में आते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को लोकसभा में आरक्षण प्राप्त किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। हम लोग देखेंगे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, तो अनुच्छेद 330 के तहत क्या किया गया, लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के लिए आरक्षण सीटों का आरक्षण किया गया। यानी जो 545 सीट है उसमें 545 में से जो सीटें हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा, जो लोकसभा में 330 के तहत आरक्षण है अनुसूचित जाति के लिए वह 84 सीट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट है। यानी टोटल मिलाकर 7 4 11 8 4 12 13 यानी टोटल 131 सीट है अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। और पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी क्या है इसके बारे में आरक्षित नहीं है, तो यह भी ध्यान में रखेंगे। हो सकता है आपको जानकारी के लिए वह पूछ दिया कि पिछड़ा वर्गों को लोकसभा या संसद में कितने सीटों का आरक्षण है, तो कोई भी आरक्षण नहीं है। हाँ, संविधान में जरूर पिछड़ा वर्ग की बात की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आते हैं हम लोग, तो इसमें और भी ऑप्शन है, थोड़ा सा उन चीज़ों को भी देख लेते हैं कि 332 331, तो 330 से स्टार्ट होता है, 330 331 ये दोनों लोकसभा में बात किया गया। इसमें लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण की बात की गई है 30 में, और 31 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित नहीं, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सीटों के आरक्षण की बात की गई है कि 2 सदस्यों को क्या किया जाएगा, अगर वो निर्वाचित होकर नहीं आते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा 2 सीटों आंग्ल भारतीय समुदाय को मनोनीत किया जाएगा, ये कहा गया 30 में। और वही 32 33 में देखेंगे तो 32 में राज्य की विधानसभा में बात किया गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण की बात की गई। 333 में राज्य की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय अगर प्रतिनिधित्व कर नहीं आता है तो उसका क्या किया जाएगा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत की बात की गई है। तो सभी समझ गए हम लोगों ने, 330 331 332 333 की भी चर्चा आगे हम लोग करेंगे। नेक्स्ट चलिए हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट में करा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जाति जनजाति सदस्यों के लिए विधानसभा, तो विधानसभा कहाँ होता है, वो राज्य में होता है। तो अभी हम लोग चर्चा किए कि अनुच्छेद 330 और 331 जो बात किया गया है वह लोकसभा में बात किया गया। 30 में बात किया गया कि लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों के आरक्षण की बात की गई है, और 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय जब प्रतिनिधित्व कर नहीं आते तो उनके सीटों की आरक्षण की बात की गई है। और 330 31 और 32 में कहा गया राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों के सीटों के आरक्षण की बात की गई, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुच्छेद 332। और 343 तो राज्य भाषा के बारे में है, जो अनुच्छेद 8 में है। राज्य भाषा जो पहले क्या था, पहले 14 भाषा था जिसमें फिर बाद में 8 भाषा को और लाया गया, तो टोटल अभी 22 है, तो ध्यान में रखिएगा। तो इस तरह से नेक्स्ट प्रश्न 6 में अब हम लोग देखते हैं, वर्तमान समय में लोकसभा में 543 सीटों में कितनी सीटें आरक्षित अनुसूचित जाति के लिए है, तो कितनी सीटें हैं, तो अभी चर्चा किए थे कि अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया। वहीं पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी सीटों के आरक्षण का संसद में प्रावधान नहीं किया गया सीटों का। तो इसमें क्या गया था, अनुसूचित जाति के लिए क्या गया था, कितना सीट है, 84 सीट किया गया था, और अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जाति पूछ रहा है, वर्तमान समय में लोकसभा में 543 सीटों में अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट और टोटल दोनों मिलाकर 131। नेक्स्ट प्रश्न है 8 में, राज्य विधानसभा की कुल टोटल भारत का जो अभी तो 28 राज्यों में जो टोटल विधानसभा के कुल इतना सीट हैं 4132 स्थानों में से कितने स्थान अनुसूचित जातियों में जनजातियों के लिए आरक्षित है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, हालांकि यह कोई डाटा एग्जैक्ट नहीं कितना होगा, तो सभी राज्य अपने अपने सामर्थ्यता के अनुसार उसमें क्या किए गए, सीटों का आरक्षण दिए गए अनुसूचित जाति के लिए। जैसे बिहार में देखिए तो बिहार में 243 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 38 सीट आरक्षण है और 2 सीट जनजाति के लिए। इस तरह से 40 टोटल है जाति जन, तो टोटल मिलाकर जो विधानसभा की सीटों की संख्या 4332 है, तो उसमें अनुसूचित जाति जनजाति को मिलाकर आरक्षित सीट है 1109। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है आपको प्रश्न देखने को मिल जाए एग्जाम में एग्जैक्ट डाटा। नेक्स्ट देख लीजिए 9 में कह रहा है लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था है, ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। अब लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व के लिए सुरक्षित
निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था जो हम लोग पढ़े थे अनुच्छेद 330 के तहत, उसमें कहा गया है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए 84 और जनजाति के लिए 47, टोटल 131। नेक्स्ट 10 में हम लोग देखते हैं लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र किससे संबंधित नहीं है, यानी लोकसभा में सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र यानी उसके लिए सुरक्षित कर दिया गया, यानी उसको आरक्षण दे दिया गया, फिक्स कर दिया गया। तो किसके लिए किया गया? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। पिछड़ा वर्ग के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया, जबकि हम लोग जाने थे कि मुख्यतः पिछड़ा वर्ग का तो अनुसूचित जाति जनजाति का भी परिभाषित जो है लोकसभा संविधान में नहीं किया गया, तो पिछड़ा वर्ग का स्पष्ट रूप से संविधान में परिभाषित नहीं किया गया। लेकिन मुख्यतः जो इसका मापदंड है, जिसके राज्य मानकर चलती है, मुख्यतः उन लोगों को पिछड़ा वर्ग माना जाता है जो क्या है, सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से क्या हो, मतलब पिछड़े हुए हो, कमज़ोर हो, ना तो अनुसूचित जाति में आते हो और ना अनुसूचित जनजाति में आते हो। साथ में यह भी कहा गया है कि इसके तहत क्या है, अनुच्छेद 15(4) के अंतर्गत राज्य जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से, जो राज्य 15 के 4 में जो 15 का जो 4 है उसमें कहा गया है कि राज्य सामाजिक और शैक्षणिक और ये मतलब सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के उन्नति के लिए, या फिर चाहे वो अनुसूचित जाति हो या जनजाति हो, क्या कर सकता है, उन्नति के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। ये सब कहा गया उसमें। और उसके तहत 29 के 2 को क्या किया जाएगा, उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या समझ गया कि किसका लोकसभा में क्षेत्र सुरक्षित निर्वाचन नहीं, तो वो पिछड़ा वर्ग का। नेक्स्ट देखिए 11 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति उस समुदाय के 2 व्यक्तियों को सदस्यता के लिए नामांकित कर सकता है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है। तो अभी हम लोग देखिए कि अनुच्छेद 330 में क्या कहा गया है, लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों का आरक्षण की बात की गई। 331 में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय, आंग्ल भारतीय में जो अंग्रेज भारतीय हैं, वो ऐसे अंग्रेज भारतीयों को आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए अगर प्रतिनिधित्व कर नहीं आता है तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाएगा, 2 सीटों के लिए उसको 2 व्यक्तियों को नामांकित किया जाएगा अनुच्छेद 331 के तहत। नेक्स्ट देखिए 12 में राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य का राज्यपाल संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक व्यक्ति की सदस्यता को नामांकित कर सकता है? अब है राज्य की विधानसभा। तो अभी हम लोग देखे थे कि 330 और 331 में तो लोकसभा से संबंधित प्रावधान है आरक्षण का। एक में 330 में अनुसूचित जाति जनजाति के सीटों के आरक्षण की बात है, 331 में आंग्ल भारतीय समुदाय के सीटों के आरक्षण की बात किया गया, और 332 में कहा गया राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 333 में आंग्ल भारतीय समुदाय के सीटों का आरक्षण की बात की गई कि अगर विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय प्रतिनिधित्व कर नहीं आते हैं तो 333 के तहत राज्यपाल द्वारा एक व्यक्ति को क्या किया जाएगा, नामांकित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिए 13 में संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन करके अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन संबंध में प्रावधान किया गया था? यह काफ़ी अच्छा प्रश्न है। इसकी चर्चा हम लोग जब पहला प्रश्न किए थे तो उसमें आंशिक रूप से इसका हम लोग चर्चा किए थे कि अब हम लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 338 और 341 इसलिए बोला गया था कि इसमें अनुसूचित जाति को लेकर बात किया गया। अनुच्छेद 338 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को यह क्या किया गया, अधिकार दिया गया है कि वह क्या कर सकता है, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्या कर सकता है, उनके हितों के संरक्षण के लिए क्या कर सकता है कि अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है, जो भी है मतलब उसे विशेष मतलब निरीक्षण के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है 338 में। यानी उसमें अनुसूचित जनजाति के रक्षा हेतु बात की गई, और अनुच्छेद 341 में राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह क्या कर सकता है, वह वह अनुसूचित जाति का निर्धारण कर सकता है, और साथ में इससे संबंधित राज्य की राज्यपाल से वो क्या कर सकता है, परामर्श भी ले सकता है। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, इसका हो जाएगा तो ये तो हो गया, उसमें हो गया 38 में। तो वही क्या किया गया, जब 38 में इसकी रक्षा हेतु बात की गई है माइनॉरिटी का यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का, तो उसमें बात किया गया अनुच्छेद 65, ये संविधान का संशोधन 65, जो संविधान संशोधन 65वां हुआ, वह कब हुआ, वह हुआ है 1990 में। इसमें क्या किया गया, अनुसूचित जाति और जनजाति यानी बहुउद्देशीय अनुसूचित जनजाति आयोग की गठन की बात हो गई। हालांकि आप इसी को देखेंगे कि 90वां यानी 2003 में 90वां संविधान संशोधन में क्या कर दिया गया,
ये दोनों को किसको अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग को अलग अलग यानी पृथक कर दिया गया। तो इसका जो शुरुआत हुआ था पहले 1978 में हुआ था। 1978 में कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा गैर संवैधानिक निकाय के रूप में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की स्थापना की गई थी। फिर 65वां में उसको बहुउद्देशीय योजना के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग का स्थापना किया गया। कब? 65वां जो 1990 में होता है। फिर 2003 में इसको पृथक कर दिया जाता है, यानी एक को 338 एक को 338 क के तहत। तो प्रश्न देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए 14 में कह रहा है संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। देखिए वही प्रश्न अभी है। अभी हम लोगों ने देखा कि अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था कि एक अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आयोग गठन होगा बहुउद्देशीय, जो 65वां संविधान संशोधन 1990 में किया गया था, है ना। दोनों को मतलब एक पहले था, लेकिन क्या होता है 89 यानी 90वां संविधान संशोधन जो 2003 में होता है उसमें क्या कर दिया जाता, उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना जो किया जाता उसको पृथक कर दिया जाता है। अनुसूचित जाति आयोग हो जाएगा और अनुसूचित जनजाति आयोग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन 2003। नेक्स्ट देखिए 15 में मूल संविधान में संसद यानी जो लोकसभा है और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के लिए निर्धारण 10 वर्ष से बढ़ाकर अब कितने वर्षों तक विस्तारित कर दिया गया। देखिए यह भी इसको समझना होगा। क्या है, अगर आप देखेंगे कि अनुच्छेद 334 में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि स्थानों के लिए आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व का 70 वर्ष के पश्चात ना रहना, यानी 70 वर्ष तक ही रहेगा, उसके बाद ना रहना। जो कि आप अभी जानते होंगे कि 25 जनवरी 2020 में क्या किया गया था, लोकसभा और आज विधानसभा में जो सीटों का आरक्षण था वो समाप्त हो गया था। तो उसी को बढ़ाने को लेकर बात चल रही थी। तो वो क्या किया गया, 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। तो वही पहले कितना था, वो 70 वर्ष तक था, 70 वर्ष तक था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 19 से पहले आ जाइए 16 में कह रहा संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित किया गया। अब कह रहा संविधान में क्या अनुसूचित जाति और जनजाति को परिभाषित किया गया, तो बिल्कुल नहीं। ना ही पिछड़ा वर्ग को परिभाषित किया गया, ना अनुसूचित जाति को परिभाषित किया गया, ना अनुसूचित जनजाति को परिभाषित, किसी को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन उसके बारे में उल्लेख है, उसका कहा गया है। तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नहीं कोई भी परिभाषित। लेकिन हम लोग समझ जाते हैं कि अनुसूचित जनजाति मुख्यतः कौन होते हैं। अनुसूचित जनजाति का अभिप्राय होता है जो आदिवासी हैं, यानी अर्थात वनवासी समुदाय से हैं, जो भौगोलिक रूप से क्या करते हो, सुदूर पहाड़ियों पर रहते हो, वन्य क्षेत्र में रहते हो, यानी आर्थिक व राजनीतिक दोनों रूप से। आर्थिक मतलब हो गया जो व्यक्तिगत रूप से धन संपत्ति से जो व्यक्ति का जुड़ा हुआ हो तो आर्थिक होता। तो आर्थिक व राजनीतिक रूप से अत्यधिक पिछड़े हुए हो और अपनी आजीविका के लिए पूर्णतः क्या हो, वन उत्पादों और कृषि पर निर्भर हों, उनकी भाषा और संस्कृति भी विशिष्ट हो तथा वे समाज के मुख्य धारा में शामिल नहीं हो, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति में देखा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए 17 में कह रहा प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची कौन तैयार करता है। तो अनुसूचित जाति जनजाति की सूची अभी हम लोग देखे थे कि अनुच्छेद 341 के तहत क्या कहा गया है, इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति का निर्धारण किया जाता तथा इस संबंध में राज्यों के राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। तो प्रत्येक राज्य का राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 में है, कह रहा राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व ना होने की स्थिति में मनोनीत कर सकता है। तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय जो अनुच्छेद 331 में कहा गया है कि आंग्ल भारतीय समुदाय में 2 व्यक्तियों को अगर वह प्रतिनिधित्व कर नहीं आता तो 2 को क्या किया जाएगा, नामांकित यानी मनोनीत किया जाएगा। और वही राज्य में कितना था, 1 था राज्यपाल के द्वारा जब वो प्रतिनिधित्व नहीं करके आते। 19 में देखिए राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्ति को प्रतिनिधित्व ना होने की दिशा में मनोनीत कर सकता है। अब राज्यपाल द्वारा है तो विधानसभा में वो 1 कर सकता है। कौन सा अनुच्छेद में इसके बारे में कहा गया, अनुच्छेद 333 में कहा गया है कि राज्य की विधानसभा में अगर कोई आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व कर नहीं आते हैं तो राज्यपाल के द्वारा 1 सदस्य को नामांकित अर्थात मनोनीत किया जाएगा। 20 में देख लीजिए भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है। अब अल्पसंख्यकों का अर्थ ही होता है कम जनसंख्या वाला, जिसे हम लोग इंग्लिश में माइनॉरिटी कहते हैं। तो मुख्यतः कम जनसंख्या वाला, तो इसको मान्यता किस आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, या कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। तो ये होता है कि कुल जनसंख्या के अनुसार उस वर्ग की कितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उसको माइनॉरिटी का क्या किया जाता है,
आधार तय किया जाता है। नेक्स्ट 21 में देखिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है। तो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कौन करता है, तो अभी हम लोग देखे थे कि मुख्यतः जो राष्ट्रपति को है अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया, यानी कि वह क्या है, उसके तहत 338 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह उसकी हितों की रक्षा हेतु एक क्या करे, विशेष उपायों मतलब रक्षा के उपायों के निरीक्षण हेतु क्या करे, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करे। तो कहा गया है, जिसमें हम लोग देखे थे कि 341 के तहत उसको अनुसूचित जाति जनजाति को क्या करने का मतलब उसको निर्धारण करने का अधिकार है। तो वही कह रहा पिछड़ा जाति गठन, तो यह भी राष्ट्रपति ही हो जाएगा। गठन कौन करता है, राष्ट्रपति। वही जो भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं, मुख्यतः अनुसूचित जनजाति और जनजाति जो हैं मुख्य रूप से है, तो वह जो गठन करने आयोग का गठन कौन करता है, वह राष्ट्रपति के द्वारा ही आयोग का गठन किया जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से क्या हो जाता है पिछड़े वर्ग के लिए जो आयोग का गठन के बाद क्या होता है, मंडल आयोग आता है। मंडल आयोग आने के बाद फिर क्या होता है, राष्ट्रपति उसको मतलब न्यायालय उसको क्या करता है, प्रत्येक देश और राज्य के लिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने की बात किया जाता है। तब हम देखेंगे 1993 ईस्वी में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा। नेक्स्ट देखिए, अब तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जा चुका है। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। 2 होगा। तो 2 कौन कौन होगा, एक होगा किया गया था, कब किया गया था पिछड़ा वर्ग आयोग, एक 1953 में शायद किया गया था, हाँ 1953 में किया गया था, और दूसरा किया गया था 1953, और दूसरा किया गया था आप देख लीजिए 1980 में किया गया था। 1980 में किया गया था, लेकिन लागू 1990 में हुआ था। तो वही एक हो जाएगा 1953 और दूसरा होगा 1990 में। तो प्रथम पिछड़ा आयोग का गठन क्या है, वह किया गया था, कब किया गया था, 1953 में। तो आइए हम लोग जानते हैं कि किन परिस्थिति में पिछड़ा आयोग का गठन किया जाता है। वह समय होता है 29 जनवरी 1953 ईस्वी को काका कालेकर की अध्यक्षता में किया जाता है। अरे काका कालेकर थे कौन थे, गांधीवादी विचारक थे। काका कालेकर की अध्यक्षता में वर्ष 1953 में पिछड़ी जाति के अध्ययन करने के लिए पहले क्या किया जाता है, मतलब पहले पिछड़ी जाति आयोग का गठन किया जाता है। तो जो अपना रिपोर्ट कब सौंपता है, 30 मार्च 1955 को। तो गठन किया जाता है, कब किया जाता है, 29 जनवरी 1953 को। रिपोर्ट सौंपता है 2 साल बाद 1955 ईस्वी को, जिसमें यह जो है कितने जातियों को पिछड़े वर्ग में शामिल करने की बात करता है, 2399 जातियों को पिछड़ी जाति के रूप में पहचान करता है। तथा यह भी करता है, प्रथम जो काका कालेकर की अध्यक्षता में जो इसका कमेटी का गठन किया जाता है, वह कहता है कि प्रत्येक स्त्री को इसके अंदर में रखा जाए। इसने जो सिफारिश किया था काका कालेकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा आयोग, वह सिफारिश किया था कि सरकारी नौकरियों में प्रथम श्रेणी में 25% आरक्षण, द्वितीय श्रेणी में 33% आरक्षण और तृतीय श्रेणी में 40% आरक्षण की सिफारिश की थी। तो इस आयोग की संतुष्टि जो था, मतलब इसको लागू नहीं किया गया था, लेकिन जो कमेटी बैठा था तो उस कमेटी के बारे में हम लोगों ने जाना था कब और किन के परिदृश्य में बैठा गया था। अब आता है नेक्स्ट देखिए, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे, वो काका कालेकर थे, जो गांधीवादी विचारक थे, जो 29 जनवरी 1953 को इनकी अध्यक्षता में क्या किया गया था, एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाता है, जो अपना रिपोर्ट सप्ताह 1955 ईस्वी को सौंपता है, जिसमें जो है 2399 पिछड़ा जातियों के रूप में पहचान करता तथा सभी स्त्रियों को इसमें रखने की बात करता तथा यह जो सिफारिश करता वो हम लोग देख लिया था कि सरकारी नौकरी के प्रथम श्रेणी में 25%, द्वितीय श्रेणी में 33% और तृतीय श्रेणी में 40%, लेकिन इस सिफारिश को लागू नहीं किया जाता है। चलिए नेक्स्ट आइए, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 सितंबर 1978 को किसकी अध्यक्षता में किया गया था, जिसकी सिफारिश से कुछ परिवर्तन के साथ लागू किया गया। काफ़ी अच्छा प्रश्न है। देखिए यह प्रश्न पूछता भी है एग्जाम में, देखा आपने अगर एग्जाम दिए होंगे तो कहीं देखने को भी मिला होगा। तो वह होता है वीपी मंडल। अब ये वीपी मंडल कौन होते हैं, तो यह तत्कालीन प्रधानमंत्री जब पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई आते हैं, और आपको पता होगा मोरारजी देसाई पहले कांग्रेस में ही रहते हैं, लेकिन उसके बाद मनमुटाव के कारण वो अलग होकर क्या बनते हैं, गैर कांग्रेसी सरकार, जनता पार्टी की सरकार आती है 1978 ईस्वी में। इसमें बहुत सारा बदलाव होगा। अगर आपको याद होगा तो देखिए इसमें क्या होगा, गैपिंग भी होगा, योजना आयोग भी गैपिंग होगा, रोलिंग आएगा, अनवरत योजना आएगा। उसके बाद पंचवर्षीय योजना तो ब्रेक हुआ ही हुआ, और उसके बाद साथ में क्या होता है कि वो मिनी संविधान होता है। उसमें जो 42वां संविधान संशोधन 42वां संविधान जो 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार में बदलाव किया था, फिर उसको फिर से कुछ सुधार कर इसमें 44 को किया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वही उन्हें किसकी अध्यक्षता में, तो वही होते हैं मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री होते हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल की अध्यक्षता में 6 सदस्यों का टीम गठन होता है।
और जो दूसरा जाति आयोग यही गठन किया जाता है वीपी मंडल की अध्यक्षता में। यह जो अपना रिपोर्ट है वह 31 दिसंबर 1980 को रिपोर्ट देता है। और इसमें से जो वह बात करता है उसमें उससे पहले जो प्रथम काका कालेकर में था वह लगभग 2399 था, लेकिन इसमें पिछड़ा जाति को कितना मान्यता देने की बात होता है, 3743 यानी 3743 जातियों को पिछड़ा जातियों में पहचान किया जाता है तथा इनसे पिछड़े जातियों के लिए सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की बात किया जाता है। तो हालांकि बाद में इसकी सरकार इस अनुशंसा को मानकर इसको लागू भी करता है, वो लागू 1990 ईस्वी में करता है। कहानी काफ़ी दिलचस्प है, थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, आपको पता होगा कि 1989 ईस्वी में क्या होता है, 1984 से इंदिरा गांधी की मृत्यु होती है। उसके बाद कांग्रेस को मतलब ज़्यादा बहुमत उसमें मिलता है, 400 सीटों से लगभग वहाँ पर सरकार बनाती है। फिर क्या होता है, 1984 के बाद 5 साल बाद 1989 में आ जाता है इलेक्शन यानी चुनाव। उसमें से क्या हो जाता है, कांग्रेस की, क्योंकि उसके तहत उसमें कौन थे, एक वीपी सिंह थे यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह, जो वित्त मंत्री होते हैं राजीव गांधी की सरकार में होते हैं। राजीव गांधी के वित्त मंत्री होते हैं, बोफर्स घोटाला उठाते हैं, जनता के बीच काफ़ी बहवाई होता है, जनता अब डिवाइडेड हो जाता है। तो अब यहाँ पर वीपी सिंह क्या होते हैं, प्रधानमंत्री बनेंगे, सरकार गिरेगी क्योंकि कांग्रेस की पूर्ण बहुमत नहीं आएगा, लगभग 200 से कम ही सीट आता है इसमें। सोचिए 543 में से, मतलब उस समय पर चुनाव 525 सीट पर हुआ था चुनाव, मतलब आधे से भी कम सीट आता है, पूर्ण बहुमत नहीं आता सरकार बनने के पक्ष में। अब जनता पार्टी और बीजेपी मिलकर, सीपीएम मिलकर सरकार बनाती है और वही सरकार जब लागू होता है तो पहली बार फिर इसमें क्या होगा, वही वीपी सिंह जो उनके यहाँ कौन रहे थे, वित्त मंत्री रहे थे बोफर्स घोटाला का, क्योंकि वो बोफर्स घोटाला वित्त मंत्री रहते उछालते हैं और जनता का काफ़ी मतलब सहानुभूति उनमें मिलता है उनको, उसी के कारण फिर प्रधानमंत्री वो बनते हैं। तो जो बनते हैं वह प्रधानमंत्री 1989 ईस्वी से 1990 ईस्वी तक बनेंगे और वही 11 नवंबर को इस्तीफा देंगे फिर, है ना। इस्तीफा नहीं देते हैं, सरकार गिर जाती। कारण यही होता है, एक कारण यह भी होता है, मंडल आयोग होता है। क्योंकि क्या होता है, मंडल आयोग वीपी वाडिया के नेतृत्व में, यानी जो वीपी सिंह होते हैं इनके नेतृत्व में मंडल आयोग को लागू कर दिया जाता है। वही लागू किया जाता है मतलब 30 मार्च है ना, 13 अगस्त सॉरी, क्या किया जाता है कि वीपी सिंह बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और 13 अगस्त 1990 ईस्वी को इस मंडल आयोग को लागू कर दिया जाता है। और जैसे ही लागू होता है देश में क्या हो जाता है, आगजनी, मतलब इस तरह का माहौल हो जाता है, पूरा भड़काऊ टाइप से हो जाता है क्योंकि लागू हो जाता है। तो इसी में आप देखेंगे कि 23 अक्टूबर को इसमें क्या हो जाते हैं, जो बीजेपी के होते हैं, कौन, ये अडवाणी, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। इतना जो माहौल अस्त व्यस्त हो जाता है। तो उसके बाद क्या होगा, फिर 10 नवंबर को सरकार गिरेगा, उसके बाद चंद्रशेखर बनेंगे। तो कारण ये भी होता है कि मुख्यतः जो बताया गया था कि उस समय जो वीवी वाडिया का सरकार गिरने का कारण था, पहला कारण वो आंतरिक कलह चल रहा था कि वीपी सिंह थे, वीपी सिंह हो गए, चंद्रशेखर हो गए और देवीलाल, ये तीनों तो जनता पार्टी में ही थे ना। तो अंदर भी मतभेद चल रहा था क्योंकि उधर चंद्रशेखर बनना चाह रहे थे, इधर वीपी वाडिया था, तो वो चला, वो एक तैयार हुआ। उसके बाद ये चंद्रशेखर होते हैं राजीव गांधी के साथ हाथ मिला लेते हैं, फिर कांग्रेस की सरकार से, मतलब कांग्रेस के सहयोग से वो साबित करते हैं, वीपी वाडी जब गिरते हैं तो चंद्रशेखर। इस तरह से कहानी है। हालांकि वो चर्चा हम लोग आगे भी किए थे, इकोनॉमिक्स में भी चर्चा किए थे, जब वहाँ पर गैप होता है पंचवर्षीय योजना, उसमें भी चर्चा किए थे, पहले भी किए, यहाँ भी आंशिक रूप से हम लोगों ने चर्चा कर लिया। तो इस तरह से ये जो लागू होता हुआ कब होता है, वीपी मंडल आयोग होता हुआ 1990 ईस्वी को 13 अगस्त को, और फिर वही सरकार भी गिरती है, जिसमें हम लोगों ने यह देखा कि इस मंडल आयोग के चलते क्या होते हैं, लाल कृष्ण आडवाणी भी जेल जाते हैं 23 अक्टूबर को, और 10 नवंबर को सरकार गिर जाती है क्योंकि बीजेपी क्या करता है, वापस ले लेता अपना समर्थन। नेक्स्ट देखिए, मंडल आयोग का संबंध है। मंडल आयोग का संबंध किससे है, तो अनुसूचित जाति बिल्कुल नहीं, अनुसूचित जनजाति बिल्कुल नहीं, पिछड़ा जाति, जिसमें से मंडल आयोग क्या होता है, मंडल आयोग का गठन 1978 ईस्वी में होता है, अपना रिपोर्ट 1980 ईस्वी में सौंपता है, जिसमें 3743 था ना, हाँ 3743 जातियों को पिछड़ा जातियों के रूप में पहचान किया है, जिसमें 37% आरक्षण की बात होती है। फिर आप आगे देखेंगे कि क्या होता है कि इस प्रावधान को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया जाता है। अब जब चुनौती दिया जाता है तो क्या होता है, तो उच्चतम न्यायालय 16 नवंबर 1992 को, यानी जब चुनौती दिया गया तो 16 नवंबर 1992 को क्रीमी लेयर को हटाकर क्या कहता, अन्य पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को वैध ठहराता है। यानी जो उसमें क्रीमी लेयर था, जिसमें उसका बारे में बात हुआ था, उसको हटाकर क्या करता है, मतलब ये पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को वैध ठहराता। और इसी निर्णय में केंद्र सरकार राज्यों को एक एक अस्थाई
पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का निर्देश देता है। यानी एक एक क्या करेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता। वही उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए भारत सरकार ने क्या किया, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के अधीन एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, जो होता है 14 अगस्त 1993 को। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ। वही सुप्रीम कोर्ट को निर्देश के बाद सभी राज्यों को एक एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने की बात हुई, तो वही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र सरकार के द्वारा भी 14 अगस्त 1993 को गठन किया जाता है। फिर देखिए, मंडल आयोग निम्नलिखित में से किस विषय की जांच के लिए स्थापित किया गया था, तो क्या हो जाएगा, पिछड़े प्रदेश है, पिछड़े समुदाय। तो पिछड़े प्रदेश नहीं, पिछड़े समुदायों के लिए किया गया था ना, जिसमें से 3743 जो है, उन 3743 जो हैं इतने पिछड़े जातियों की पहचान की थी। नेक्स्ट देखिए, मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग के कितने प्रतिशत का आरक्षण किया था, वो 27%, जबकि जो काका कलेकर था उसको तो क्या हुआ, उसको लागू नहीं किया गया, लेकिन जो आरक्षण है था वो फर्स्ट यानी प्रथम श्रेणी के नौकरी में 25%, सेकेंड श्रेणी में 33% और थर्ड श्रेणी में 40% की बात की थी। तो ध्यान में रखिएगा, हो सकता है जानकारी के लिए प्रश्न पूछ दिया जाए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, अब देखिए वही है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठन क्यों होता, वो होता सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद, क्योंकि जैसे ही मंडल आयोग लागू किया जाता है अब चैलेंज कर दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। तब सुप्रीम कोर्ट 16 नवंबर 1992 को निर्णय देते हुए क्रीमी लेयर को साइड करते हुए वह क्या बताता है, पिछड़ा वर्गों के आरक्षण को वैध ठहराता तथा प्रत्येक राज्यों को एक एक पिछड़ा वर्ग आयोग गठन करने की बात किया जाता। तब भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाता, एक राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 का गठन किया जाता 14 अगस्त 1993 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्रीमी लेयर की संकल्पना क्या है, क्रीमी लेयर है, ऑप्शन है सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, आर्थिक के आधार पर वर्गीकरण, जातियों के आधार पर वर्गीकरण और दुग्ध उपभोग के आधार पर। तो ये तो 4 ऐसे रिमूव हो गया। अब देखिए, जो क्रीमी लेयर है, संकल्पना का जो तत्पर है, इसका जो अर्थ है मुख्यतः क्रीमी लेयर अगर आप देखेंगे तो क्रीम मतलब एक शाब्दिक इसका अर्थ देखेंगे तो मलाईदार तबका। अब मलाईदार तबका से स्पष्ट हो रहा है कि मतलब जिसके पास पूरा मलाई भरा हुआ हो, यानी कहने का मतलब है इस लेयर के माध्यम से जो अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है ना, ओबीसी में आने वाले अन्य जातियों के जो आर्थिक आधार पर बंटवारा किया गया था, कि आर्थिक आधार पर यानी कि आर्थिक मतलब समझ रहे हैं ना, जो व्यक्तिगत व्यक्तियों का क्या होता है, लेन देन होता है, पैसे पूंजी का जो लेन देन होता है वही आर्थिक कहलाता है। तो आर्थिक आधार पर जो बंटवारा किया जाता है, अर्थात जो व्यक्ति इस लेयर के अंतर्गत आता था उसको क्या होता था, सरकारी नौकरियां तथा शिक्षण संस्थानों में ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलता था। क्रीमी लेयर वाले में, क्रीमी लेयर वाले में मुख्यतः वो लोग आते थे जिनकी जो वार्षिक आय थी वह क्या था, मतलब वार्षिक आय 8 लाख से अधिक हो प्रतिवर्ष। तो वही सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थाओं में ओबीसी को क्या होता था, वह 27% का आरक्षण था जो क्रीमी लेयर वाले को नहीं मिलता था। तो इसलिए कभी फॉर्म भी भरते होंगे शायद स्टेट में, तो उसमें क्रीमी लेयर नन क्रीमी लेयर पूछा जाता है। तो यही था कि क्रीमी लेयर जो था वो, और नन क्रीमी लेयर, जो क्रीमी लेयर होता था उसको सरकारी नौकरी और शिक्षण संस्थानों में ओबीसी आता है, ओबीसी ही कैटेगरी में, लेकिन ये आर्थिक दृष्टि से क्या है, संपन्न है, तो उनको लाभ नहीं मिलता था। सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के लिए जो 27% का आरक्षण था, आरक्षण है, वो ओबीसी की जो क्रीमी लेयर है वो नहीं ले पाते थे। और वो जो ओबीसी परिवार की वार्षिक जो है क्रीमी लेयर वाले के, वह 8 लाख रुपये से अधिक है, तो उस आरक्षण को लाभ इसे नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर है वो भी हम लोगों ने समझा, तो हो जाएगा आर्थिक स्तर के आधार पर इसका क्रीमी लेयर का वर्गीकरण किया गया है। यानी आप जान लीजिए एक संक्षेप भाषा में, जिसकी वार्षिक आय ओबीसी की जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग जाति में आते हैं उनकी वार्षिक आय 8 लाख से कम है, तो वो आएंगे नॉन क्रीमी लेयर में, और जो उनकी अधिक है वो 8% से मतलब 8 लाख से अधिक है तो वह आ जाएगा क्रीमी लेयर में। उनको कोई भी जो ओबीसी का 27% सरकारी नौकरी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण है उनको वो लाभ प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले वर्ग से संबंधित विशेष प्रावधान जो दिया गया था उन सभी के बारे में अध्ययन किया, बारीकी से हम लोगों ने एक एक अनुच्छेदों को भी देखा। तो आज के लिए इतना ही। आपको यह क्लास कैसा लगा जरूर बताएं।